डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम आवास के करीब हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। राहुल, प्रियंका और खड़गे धरना पर बैठे। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी से मिले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसद हुए शामिल। लंबे समय से लगातार निर्वाचित रहने वाले पीएम को बधाई। नीट एग्जाम लीक पर बोले पीएम मोदी, जिम्मेदार लोगों पर लिया सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। 2 नए एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। शिक्षा के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना को मिली मंजूरी। सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। सिक्किम की सुरंग में 9 मजदूरों की मौत, 12 जिंदा निकाले गए, कई अभी भी फंसे। गैस रिसाव से रेस्क्यू हुआ मुश्किल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नई दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने के लिए उनके आवास तक मार्च कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एक दिन पहले छात्रों के साथ बर्बरता की, लेकिन न तो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती है और न ही इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि हम कल छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने उनके घर तक मार्च कर रहे हैं। सरकार न तो जवाबदेही तय करना चाहती है और न ही संसद में इस मुद्दे पर बहस करना चाहती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मंत्री ने कहा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये बीजेपी का आतंकवाद है, ये छात्रों की बात नहीं सुनते। हालात खराब होते देख केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक संसद भवन में आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया और नए राज्यसभा सदस्यों का औपचारिक स्वागत भी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नीट समेत पेपर लीक के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करने की अपील की। बैठक में संसद के मानसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडे और विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। इस दौरान एनडीए सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बधाई प्रस्ताव भी पारित किया। वहीं नवगठित एनसीपीआई इस बैठक से दूर रही, क्योंकि उसके संसदीय दल को अभी औपचारिक मान्यता मिलना बाकी है। अगली खबर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम योगी के आवास पर हुई इस कैबिनेट मीटिंग में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए, जहां नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर मंजूरी मिली है। कैबिनेट के
कई विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है और मंत्रिमंडल ने विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकट कनेक्ट होगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना, महिला छात्रावास शामिल है। महिला सशक्तिकरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से सभी कॉलेज की टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। करीब 50,000 छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का, और तीसरा था हमारे यहाँ पे बसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहाँ तक सवाल, मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूँ कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी। अगली खबर, झारखंड में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा को बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख कम से कम 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे लेकर रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी नेताओं ने तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए ये कहा कि यदि वर्तमान समय सीमा में ही प्रक्रिया पूरी कराई गई तो राज्य के बड़ी संख्या में वैध मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उनके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। वहीं इसी अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में करीब 2.64 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.13 करोड़ गणना प्रपत्रों का अभी तक डिजिटलीकरण नहीं हो सका है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का दावा है कि कई शहरी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की स्थिति बेहद धीमी है। इस दौरान उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने बताया कि धनबाद में केवल 27.2%, रांची में 28.1% और झरिया में 30.8% डिजिटलीकरण ही पूरा हो पाया है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि इतनी धीमी प्रगति के बीच जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करने से न केवल मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होगी, जबकि कई वैध मतदाता भी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वहीं इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया गया कि राज्य में करीब 47.41 लाख मतदाता अभी भी अनमैप्ड हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कुछ विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जिसमें बोकारो में लगभग 41%, जमशेदपुर पूर्वी में 51% तथा कांके में 33% मतदाता अभी भी अनमैप्ड बताए गए हैं। बहरहाल कांग्रेस का कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने पर बूथ लेवल अधिकारी इन मतदाताओं का सही तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। अगली खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद अपनी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब ट्रस्ट प्रत्येक महीने की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, ताकि देश विदेश के करोड़ों राम भक्त मंदिर की आय व्यय और ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी सीधे देख सकें। इसके साथ ही वेबसाइट पर ट्रस्ट के प्रशासनिक निर्णय, निर्माण कार्य और अन्य प्रमुख गतिविधियां भी नियमित अपडेट की जाएंगी। अब तक ट्रस्ट की वित्तीय ऑडिट वर्ष में केवल एक बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तैयार की जाती थी और ये रिपोर्ट ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्टियों के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। इसीलिए नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर महीने की आय, व्यय, दान, खर्च और वित्तीय स्थिति का विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इससे ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से जवाब मांगा है कि सामने आए तथ्यों के आधार पर मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका व गंभीर मामले के बावजूद अध्यक्ष को पद से नहीं हटाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पलटवार किया है व गणेश गोदियाल पर ही कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और मामले के सामने आने के बाद 3 स्तरीय जांच चल रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति का उद्देश्य है कि चढ़ावा चोरी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। द्विवेदी ने गोदियाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विवेकाधीन कोष का निजी इस्तेमाल किया गया व अपने करीबियों को बांटने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि करोड़ों की धांधली गोदियाल के कार्यकाल में हुई, जिससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि चंदा चोरी की बात करने वालों ने खुद डकैती की। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि गोदियाल ने अपने कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे हटवाए और 3 साल के बजाय 5.5 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे, जो किसी लालच का प्रमाण है। रूस में काम करने गए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के 2 मजदूरों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दोनों का आरोप है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं, वहां पिछले 4 महीनों से हजारों भारतीय मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है। मजदूरों का कहना है कि वेतन की मांग को लेकर चल रही हड़ताल के दौरान कंपनी ने बाउंसरों से मारपीट कराई, जिसमें 4 भारतीय मजदूरों को बुरी तरह पीटा गया और उन्हें अपने साथ ले जाया गया। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। दरअसल कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी निवासी दिनेश चौरसिया और रेसू निवासी राजेश गौंड रूस के आमूर क्षेत्र में स्थित यामाटा नामक पेट्रोलियम एवं गैस प्लांट कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम करने गए हैं। दोनों ने रूस से वीडियो जारी कर अपनी आपबीती साझा की है। उनका कहना है कि कंपनी में कार्यरत हजारों भारतीय मजदूरों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है, जिससे सभी मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है। मैं तुर्कपट्टी महुआ का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं मॉस्को से 7000 किलोमीटर दूर अमूर में रहता हूँ। यहाँ पे कंपनी का काम चलता है। 4 महीना से कंपनी किसी को सैलरी नहीं दे रहा है और इसके बाद से स्ट्राइक हुआ है लगभग 5 दिन से। तो कल से 4 आदमी को उठा के लेके गया है कंपनी और बाउंसर से उन लोगों को मार पीट करा रहा है और उसके बाद से और सैलरी नहीं देने के कारण मतलब सोच रहा है कि बाउंसर से मारपीट करा के और सब लोगों को इंडिया भेज दिया जाए। मेरा नाम राजेश गौड़ है। मैं जिला कुशीनगर का रहने वाला हूँ। गांव का नाम रसू बाज़ार है। हम लोग एमता कंपनी में काम करने आए थे। हम लोग को बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। 4 महीना से सैलरी हम लोग को बाकी है। बाउंसर बुलवा कर हम लोग को मारपीट करवा जा रहा है और 4 आदमी को उठा के लेके गया है लोग। अभी तक पता वो आदमी का नहीं है। बोल रहा है कल आएगा, परसों आए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर सिक्किम के सुरंग में हुए हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत हो गई है। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन समारदुंग सुरंग का एंट्री गेट बंद होने के बाद सोमवार से ही कई मजदूर अंदर फंसे हुए थे। इस बीच टनल में मीथेन गैस रिसाव होने की वजह से हालात और भी खराब हो गए। अब तक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला गया है। माना जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस और अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। हालांकि सभी सही संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं बाकी है। राहत और बचाव कार्य के दौरान कुछ कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। नामची जिले के समरडुंग झोलुंगे में एनएचपीसी के तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। टनल के अंदर गैस रिसाव की वजह से भीतर घुसे कुछ रेस्क्यू वर्कर्स भी चक्कर खाकर बेहोश हो गए। लगातार बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संबंधित विभागों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चल रहे बचाव अभियान के लिए सभी जरूरी संसाधन लगाए जाएं। राहत और बचाव कार्य सोमवार से ही जारी है।
अगली खबर, उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। अतिवृष्टि के कारण देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों को सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। उप जिलाधिकारी मसूरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अत्यधिक बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के समीप सड़क को नुकसान पहुंचा है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और जनधन की सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों और आम नागरिकों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं जम्मू में बनिहाल और उधमपुर के बीच भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH 44 पर कई जगह भूस्खलन और पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। अब ट्यूब में शारदा माता मंदिर, थराड, बाली नाला और खेरी में लगातार बारिश से मलबा और पत्थर गिरे हैं। एहतियातन ट्रैफिक को डाउन ट्यूब से डाइवर्ट किया गया है और सफाई का काम भी जारी है। SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल अहमद हमीद ने कहा कि रामबन और उधमपुर में बारिश जारी है, इसलिए लोग अनावश्यक यात्रा न करें। उन्होंने यात्रियों से मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सफर से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ताजा अपडेट लेने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। हरिद्वार और नरौरा से छोड़े गए पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का बहाव तेज हो गया है। जिला प्रशासन जल स्तर की लगातार निगरानी कर रहा है। संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने 176 गांव को बाढ़ संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। साथ ही 35 बाढ़ चौकियां, 101 राहत शरणालय और 1100 राहत किट तैयार रखी गई हैं। राहत एवं बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यदि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होती रही और बैराजों से और पानी छोड़ा गया तो नदी किनारे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं हरिद्वार और नरेरा बैराज के गेट खोले गए, जिससे नदी का जो जलस्तर बढ़ चुका है। उसी क्रम में कानपुर में जो गंगा नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने चिंता जताते हुए 176 गांवों को चिन्हित किया है जो बाढ़ संभावित गांव हैं। इन्हीं गांवों के बचावों के लिए 35 बाढ़ की चौकियां तैयार की जा चुकी हैं। 101 शेल्टर हाउस की तैयारी की जा चुकी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए राहत किट की, तो लगभग 1100 राहत किटें तैयार है। यानी कि जिला प्रशासन पूरी तरह किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। और इसी के क्रम में जिला प्रशासन ने लोगों को निर्देशित भी किया है कि लोग नदी किनारे से जाने से बचे और जिन जगह पर बाढ़ आने की संभावना ऐसी जगहों पर ना जाएं। जिला प्रशासन ने लोगों को यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी समय कोई आपात स्थिति आती है तो तत्काल उन्हें सूचना दी जाए। मैं सहयोगी चाहूंगा पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि ये जो डैम है, ये 30 के 30 जो गेट हैं ये खोल दिए गए हैं, जिससे जो जल स्तर था नदी का लगातार जो बढ़ रहा था, जो बहाव था तेजी से, उससे लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि जो गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं, ऐसे गांव बाढ़ की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। जहां एक तरफ जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी किनारे जाने से बचे, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि लोग अभी भी नदी का जो जल स्तर बढ़ा है उसके बावजूद भी नदी के किनारे लगातार आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिला अधिकारी और भी जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एबीपी न्यूज़, कानपुर। अगली खबर, बाराबंकी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और शारदा और गिरिजा बैराज से छोड़े गए 1.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सरयू नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका बढ़ा दी है। तेज बहाव से नदी के किनारों पर कटान भी तेज हो चुका है। तहसील रामनगर में लगातार नदी में समा रही किसानों की उपजाऊ जमीन, इससे रामनगर तहसील के तटवर्ती गांव बेलहरी, बाबा परवा, सरसंडा, हेतमापुर, उडिया, कोडरी सहित कई गांव में ग्रामीण चिंतित हैं। कई किसानों की बीघों कृषि भूमि पहले ही कटान की भेंट चढ़ चुकी है। कटान का दायरा लगातार बढ़ने से यहां बाढ़ के पानी के घरों में घुसने का भी अंदेशा है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।